इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, उसके बाद ही आप लेक्चर नंबर 2 पर आए हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है उससे। पिछले लेक्चर में आपने केपलर के लॉ पढ़े थे। केपलर ने जो 3 नियम दिए थे उनमें जो खास करके तीसरा नियम है उसके आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। केपलर ने यह नहीं बताया था कि जो ग्रह एलिप्टिकल पाथ पर घूम रहे हैं वो क्यों घूम रहे हैं। केपलर ने यह तो बताया कि सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ पर घूम रहे हैं, दीर्घवृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं, बट वो घूम क्यों रहे हैं, किस कारण से घूम रहे हैं, ये केपलर ने नहीं बताया था। ये बताया न्यूटन ने। यह बताया न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उसने। इन्होंने बताया कि जो ग्रह है वो घूमते हैं क्योंकि सूर्य और ग्रह के बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। न्यूटन के इस नियम के अनुसार इस विश्व में प्रत्येक पिंड, केवल विश्व ही नहीं पूरे ब्रह्मांड की आप बात कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, खगोलीय क्यों ना हो, तो प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल द्वारा आकर्षित करता है। इस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। हर दो पिंड के बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। इस बल का जो परिणाम है ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है जो न्यूटन ने दिया था। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैथमेटिकली समझते हैं, गणितीय रूप में समझते हैं। मान लीजिए ब्रह्मांड में ये दो पिंड है ए और बी, इसका द्रव्यमान m1 और m2 दिया हुआ है। न्यूटन के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तु के बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, यानी कि इन दोनों के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल आखिर होगा कितना, हम निकालेंगे कैसे। तो न्यूटन ने जो अपना नियम दिया उसके अकॉर्डिंग जो भी बल इन दोनों के बीच में काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षक बल जो काम कर रहा है, वो बल जो है समानुपाती है इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी कि प्रोडक्ट के, और जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अनुपातिक चिन्ह को हम हटाएंगे। जब इस अनुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो अनुपातिकता स्थिरांक आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है। यहां पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अनुपातिकता स्थिरांक है, वो है कैपिटल जी। तो हमारा फॉर्मूला जो है ये निकल करके आता है जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है उससे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से कंठस्थ करके रखना है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 है मास, m2 है मास, और ये r है दोनों मास के बीच जो डिस्टेंस है वो, यानी दोनों वस्तुओं के बीच जो डिस्टेंस है वो। अब ध्यान में रखिएगा कि m1 ने m2 पर जितना बल लगाया उतने ही मैग्नीट्यूड का, उतने ही परिमाण का m2 भी m1 पर बल लगाएगा। दोनों परिमाण में बराबर ही बल लगाते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं दोनों। m1 m2 पर जितना बल लगाएगा वही बल m2 m1 पर लगाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है दो वस्तुओं के बीच में लगे और वो दोनों ही एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जिन दो वस्तुओं के बीच में लगता है वो एक आकर्षक बल होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ व्युत्क्रम वर्ग नियम। व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम का मतलब तो ये जो व्युत्क्रम अनुपाती है वो है, और वर्ग का मतलब जो r का वर्ग किया हुआ है, जो बीच की दूरी है उसका वर्ग किया गया है। तो हम बोलते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने का यही मतलब है कि जो बल है वो जिन दो वस्तुओं के बीच में कार्य कर रहा है उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। तो हम बोलते हैं कि हाँ, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है। जैसे दो चार्ज के बीच में जो बल कार्य करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। जैसे मान लीजिए कि ये एक चार्ज Q1 है, ये एक चार्ज Q2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये भी व्युत्क्रम अनुपाती होता है जो इनके बीच की दूरी है उसके वर्ग के। तो हम बोलते हैं कि जो स्थिर वैद्युत बल है वो भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है। जो इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर है उसमें ही हम लोगों ने इन दोनों में अंतर को समझा था। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है, याद रखिएगा मैं फॉर्मूला की बात कर रहा हूं, ये वैलिड है
वैलिड फॉर पॉइंट मास। पॉइंट मास, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर उस दो पिंड के बीच में लगेगा जिनके पास द्रव्यमान है। गुरुत्वाकर्षण बल हर उस दो पिंड के बीच में कार्य करेगा जिनके पास द्रव्यमान है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये केवल पॉइंट मास के लिए ही वैलिड है। मतलब ऐसे वस्तुओं के बीच में इस फॉर्मूला से आप बल निकाल सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, जिनका साइज बहुत ही छोटा हो, जिनका साइज जो है बहुत ही छोटा हो उनके डिस्टेंस के कंपेयर में, उसके बीच की जो दूरी है ना उसके तुलना में जो है उसका साइज जो है बहुत ही छोटा हो। अगर मान लीजिए बड़े साइज के वस्तुएं हैं, उन्हें आपने कम दूरी पर रखा हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बल तो लगेगा, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है। मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला जो है केवल पॉइंट मास के लिए वैलिड है। पॉइंट मास का मतलब होता है कि वस्तु का साइज जो है ना उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम हो, इतना कम हो जैसे पॉइंट है। जैसे पृथ्वी से स्टार को देख लो आप, स्टार साइज में बहुत बड़े होते हैं, तारे जो होते हैं साइज में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन वो हमसे इतनी दूरी पर है, पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि वो हमें पॉइंट नजर आता है। वो तारा जो है हमें एक बिंदु के बराबर नजर आता है। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि अगर वस्तु का जो साइज है वो उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम है, इतना कम है कि पॉइंट हमें वो नजर आए, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर साइज में बहुत बड़े हैं, पास पास रखे हैं, तो ये फॉर्मूला जो है हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हर केस में लागू होगा, चाहे वो वस्तु का साइज कुछ भी हो। द्रव्यमान बस होना चाहिए तो गुरुत्वाकर्षण बल अवश्य कार्य करेगा। अब इस फॉर्मूले में ये जो कैपिटल जी है इसे कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग गुरुत्वीय नियतांक बोल देते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सिंपली बोल देते हैं। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है। सार्वत्रिक कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे ब्रह्मांड के लिए कांस्टेंट है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पर चले जाते हो, मंगल ग्रह पे चले जाते हो, चांद पे चले जाते हो, अंतरिक्ष में कहीं भी चले जाते हो, ब्रह्मांड में कहीं भी घूम जाते हो, पानी में चले जाते हो, तेल के अंदर 2 मास को रख दो, कहीं पर भी रख दो, इसका जो मान है वो नियत है, पूरे ब्रह्मांड के लिए नियत है। और इसका जो मान है देख लो, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एकदम कंठस्थ कर लो, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है, यूनिट के साथ पूछा जाता है। कभी कभी तो केवल यूनिट पूछ लिया जाता है कि यूनिट क्या होता है, यूनिट के साथ आप ध्यान में रखेंगे। वैसे ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो यूनिट आप निकाल लेंगे। इस मान को कैलकुलेट किया था सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने। मैंने आपसे कहा कि माध्यम पर ये जो जी का मान है ये निर्भर नहीं करता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए ही नियत है, कांस्टेंट है। ये जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है या फिर बोल दो जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका क्या महत्व है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी से बंधे हुए हैं, आज हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ हमारा वायुमंडल है इसके पीछे भी कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। पूरे वायुमंडल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, पृथ्वी पूरे वायुमंडल को जो है अपनी ओर, अपनी केंद्र की ओर खींच रही है, जिससे ये वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों तरफ जकड़ा हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव है, या फिर सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूम रही है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूम रही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा जो आता है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के काफी समीप आ जाता है, क्लोज आ जाता है, तब क्या होता है कि जो चंद्रमा के द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है पृथ्वी पर जो भी वस्तु है उसके ऊपर, उसका मान ज्यादा हो जाता है, दूरी कम हो जाती है, तो जो आकर्षण बल चंद्रमा लगा रहा है पृथ्वी पे उसका मान बढ़ जाता है। तो समुद्र में जो पानी है उसके ऊपर आकर्षण बल ज्यादा कार्य करता है, तो चंद्रमा की तरफ अट्रैक्ट होता है पानी, जिससे ये ज्वार भाटा आता है। और जब पृथ्वी सूर्य के निकट जाएगा तो भी यही चीज होगा, सूर्य के द्वारा जो आकर्षण बल लगाया जाएगा पृथ्वी पर उसका मान बढ़ेगा, जो समुद्र में पानी है उसके ऊपर भी आकर्षण बल कार्य करेगा, तो वो भी जो है सूर्य की ओर अट्रैक्ट होगा, तो इससे ज्वार भाटा आएगा। गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषताएं हम लोग देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तुओं के बीच में कार्य करता है, चाहे वो वस्तु कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अट्रैक्टिव फोर्स है, हमेशा जिन 2 वस्तुओं के बीच में कार्य करता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेचर का सबसे कमजोर बल है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था। 2 वस्तुओं के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो 2 वस्तु है उनके बीच में क्या है, कौन सा माध्यम है।
मेरे और आपके बीच में बहुत सारी चीजें हैं, बट मेरे और आपके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। आपके और आपके घर में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई है सब के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। आपके और चंद्रमा के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। लेकिन हमें क्या है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल फील नहीं होता है ना, क्योंकि बहुत ही कमजोर बल है, ये बहुत ही कमजोर बल है। ये केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। केंद्रीय बल का सीधा सा मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि ये दो वस्तु है, ये दो वस्तु है, दोनों के पास अपना अपना द्रव्यमान है, तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना। ये वस्तु जो है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी और ये इस पर लगाएगी। दोनों जो है नेचर में जो है विपरीत होंगे, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, दोनों की दिशा है, लेकिन परिमाण में जो है दोनों आपस में बराबरी होंगे। ठीक है, यानी कि मान लो कि ये F1 है, ये F2 है, तो F1 बराबर ये F2 है। अब ये जो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है वो किस दिशा में करेगी, तो जो इन दोनों का सेंटर है, इस सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है इसके अनुदिश ही अट्रैक्ट करती है। मीन्स ऐसा नहीं होगा, जैसे अट्रैक्शन फोर्स अगर काम कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि ये M2 जो है इस पर ऐसे बल लगाए, इस दिशा में लगाए, ये जो M1 है इस M2 को जो है इस दिशा में बल लगाए। अट्रैक्ट ही करना है ना, तो ऐसे भी तो अट्रैक्ट होकर के आ सकती है ना वस्तु, और ये वस्तु ऐसे भी अट्रैक्ट होकर जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है इसके पास। लेकिन होगा क्या, इन दोनों का जो सेंटर है, इनको मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन के अनुदिश ही ये बल कार्य करता है, इस बल की दिशा होती है। अगर ये वस्तु अट्रैक्ट होकर इधर जाएगी भी तो इसके सेंटर की तरफ जाएगी, इस लाइन के अलाउंग। तो ये होता है सेंट्रल फोर्स का मतलब। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में ये बल कार्य करेगा, नो मैटर साइज क्या है। फॉर्मूले के लिए मैंने आपसे बताया था, जो फॉर्मूला है वो पॉइंट मास के लिए वैलिड है, बट जो ये बल है ये किन्हीं भी दो पिंड के बीच में कार्य करेगा अगर उनके पास मास है तो, और मास तो हर पिंड के पास होता ही है। क्रिया प्रतिक्रिया बल है, दोनों वस्तुएं जो एक दूसरे के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। अब देखिए, जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। इंग्लिश में इसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही कहते हैं, हिंदी में गुरुत्वीय बल बोल देते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की जगह पर गुरुत्वीय बल बोल देते हैं। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है हम जानते हैं उससे कि अगर बल लगता है किसी वस्तु पर तो वेग में परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है त्वरण उत्पन्न होता है। अगर किसी वस्तु पर बल लगा मतलब क्या हुआ, उसके वेग में परिवर्तन होगा और त्वरण उत्पन्न होगा। तो अगर किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अगर किसी वस्तु पर, खास करके पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु पर लगा रही है, पृथ्वी जो गुरुत्वीय बल जो है लगा रही है किसी वस्तु के ऊपर, उसके कारण भी त्वरण उत्पन्न होगा। तो पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, जो गुरुत्वीय बल लगा रही है, उसके कारण अगर वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ है तो उस त्वरण को हम लोग एक स्पेशल नाम दे देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो गया उसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने स्पेशल नाम दिया है तो उसको डिनोट करने के लिए भी हम लोग एक स्पेशल लेटर का इस्तेमाल करते हैं और वह स्मॉल जी। याद रखिएगा, कैपिटल जी नहीं है, कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे जी से निरूपित किया जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है लगभग इतना किलोग्राम होता है, 7 × 10⁻22 किलोग्राम, और चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो है 1740 किलोमीटर। चंद्रमा की ये जो त्रिज्या है वो है 1740 किलोमीटर और पूरा जो द्रव्यमान है वो है 7 × 10⁻22 किलोग्राम। एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है ये, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो लगभग इतना है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और जो पृथ्वी की त्रिज्या है वो है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, यानी अगर हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मीटर। तो एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा के बारे में अगर आप नहीं भी ध्यान में रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो अब हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उस पर आधारित प्रश्नों को करते हैं और इस लेक्चर को एंड करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, ये एग्जाम में बहुत सवाल आता है। किसने दिया, न्यूटन ने दिया। कोपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, यानी कि जो सन है वो सेंटर में है और बाकी सारे ग्रह जो है वो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के चारों तरफ। केपलर ने कहा कि नहीं 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 नहीं, वृत्तीय पथ पर चक्कर नहीं लगा रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं दीर्घवृत्तीय पथ पर, इलिप्टिकल पाथ पर। लेकिन केपलर ने ये नहीं बताया कि क्यों लगा रहे हैं, ये बताया न्यूटन ने कि जो ग्रह हैं जिस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं
वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रहे हैं। तो आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। हेनरी कैवेंडिश जो थे, इन्होंने कैपिटल जी का मान कैलकुलेट किया था। जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है उसमें जो कैपिटल जी है उसका मान इन्होंने कैलकुलेट किया था। इसका मान जो है याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय नियतांक का विमीय सूत्र है। गुरुत्वीय नियतांक किसको बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसको बोलते हैं? कैपिटल जी को बोलते हैं। तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा। हमें इसका विमीय सूत्र चाहिए, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग g बराबर लिख लेते हैं। तो F इंटू में आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई m1 m2 हो जाएगा। अब हमें क्या है कि g का विमीय सूत्र लिखना है। तो इसके लिए क्या है कि हमें बल का विमीय सूत्र लिखना होगा। ये जो आर स्क्वायर है इसका विमीय सूत्र लिखना होगा। ये जो m1 है इसका विमीय सूत्र लिखना होगा। ये जो m2 है इसका विमीय सूत्र लिखना होगा। अब देखिए, बल का विमीय सूत्र डायरेक्ट आपको रट कर रखना है। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है mlt-2। ये जो r है ये तो दूरी है, दूरी के लिए विमीय सूत्र l होता है। तो l आर स्क्वायर है तो l स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये दोनों ही द्रव्यमान है। द्रव्यमान के लिए विमीय सूत्र कैपिटल M होता है। ठीक है, M से M ये खत्म हो जाएगा, ये M ऊपर जाएगा तो पावर -1। ये L स्क्वायर है और ये L है, मल्टीप्लाई होकर के L क्यूब बनेगा और ये T पे पावर -2 है। ये निकल करके आ गया विमीय सूत्र किसका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो M-1 L क्यूब T-2, C हमारा आंसर हो जाएगा। MLT-2 ये फोर्स का है। चाहे कोई सा भी फोर्स पूछ दे, घर्षण बल बोल दे, तनाव बल बोल दे, गुरुत्वाकर्षण बल बोल दे, कोई भी बल बोल दे, MLT-2। जी का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? जी का मान सबसे पहले ज्ञात किया था हेनरी कैवेंडिश ने। तो डी हमारा राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के नियम में राशि जी का मान केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। केवल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, गलत हो जाएगा। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो जी है इसे बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज को चेंज करने से, इसका जो मान है वो पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, बाई एक्सपेरिमेंट इसका मान निकाला गया है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, गलत हो जाएगा। भाई गुरुत्वाकर्षण बल हर उस दो वस्तु के बीच में कार्य करता है जिनके पास द्रव्यमान है। ठीक है, चाहे वो साइज में कुछ भी हो। केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल दो आवेशित पिंडों के बीच होता है, ये गलत हो जाएगा। जो दो आवेशित पिंड है उनके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कार्य करेगा, क्योंकि इन सब के पास भी क्या है? द्रव्यमान है। आवेशित पिंडों के बीच में स्थिर वैद्युत बल तो कार्य करेगा ही, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल भी तो कार्य करेगा ना उसके द्रव्यमान के कारण। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संबंध F इज इक्वल टू जी m बाई डी स्क्वायर में राशि g है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पर बल बराबर पढ़ा था ना, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये वही चीज़ है। m1 के स्थान पर m है, m2 के स्थान पर कैपिटल M है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई m1 के स्थान पर कैपिटल M है, m2 के स्थान पर ये स्मॉल m है, बट्टे में जो r है उसके स्थान पर d ले लिया गया है। तो ये जो राशि g है, यानी फिर से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पूछा है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में पूछा है। परीक्षण स्थल पर g के मान पर निर्भर करती है, गलत। राशि g का उपयोग दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी होने पर ही किया जाता है, ऐसा नहीं है। पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, नहीं है। पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है, बिल्कुल सही है, डी आंसर। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किसके द्वारा? गुरुत्व बल द्वारा, जो पृथ्वी लगा रही है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल। उपर्युक्त दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है
जिन दो द्रव्यमानों के बीच में कार्य करता है उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। जबकि जो स्थिर वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो जिन दो चार्जेज के बीच में कार्य करता है उनके बीच जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ। सूर्य के परितः किसी ग्रह की परिक्रमा करने के लिए अभिकेंद्रीय बल का स्रोत क्या है? देखिए, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड सर्कुलर पाथ पे गति करता है तो उसे गति करने के लिए जो है एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम पत्थर को रस्सी में बांध करके घुमाते हैं तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल जो है वो तनाव बल के बराबर होता है। और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं या फिर पृथ्वी के चारों तरफ जो चंद्रमा घूम रहा है या फिर जो भी सैटेलाइट्स जो है वो घूम रहे हैं, उन्हें घूमने के लिए भी अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। और ये अभिकेंद्रीय बल जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो अभिकेंद्रीय बल का स्रोत जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। वहीं परमाणु के भीतर जो नाभिक है उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो वहां भी घूमने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, तभी घूम पाएगा, अदरवाइज नहीं घूम पाएगा। और वहां पर जो अभिकेंद्रीय बल है वो स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार भाटा का कारण है? ज्वार भाटा का कारण क्या हो जाएगा? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुरुत्वाकर्षण बल की विशेषता नहीं है? यह एक केंद्रीय बल है, विशेषता है। यह केवल आकर्षक प्रकृति का बल है, सही है। यह बल वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण होता है, यह भी सही है। माध्यम बदलने से बल का मान बदल जाता है, गलत हो जाएगा। द्रव्यमान बदलोगे तो मान बदल जाएगा, वस्तुओं के बीच की दूरी बदलोगे तो मान बदल जाएगा, माध्यम बदलने से मान नहीं बदलेगा। पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हम लोगों ने क्या लिखा था? जैसे मैंने आपसे कहा कि न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर किसी m द्रव्यमान के वस्तु पे बल लगता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। अगर ये बल हमारा पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसी ए को हम लोग क्या बोलते हैं कि जी बोलते हैं। तो ये वो बल है जो पृथ्वी लगाती है किसी वस्तु पे। पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है इस बल से। इसी बल को जो है भार कहा जाता है, इसी बल को जो है भार कहा जाता है, वेट कहा जाता है। वेट को हम लोग W से डिनोट करते हैं। इसी को भार बोल दो, वजन बोल दो हिंदी में। यानी इसी Fg को जो है आप यहाँ पर mg लिख सकते हो। तो भार और कुछ नहीं, पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो भार हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए कि सेब का पेड़ है, ये सेब है। अब ये सेब जो है पेड़ से जैसे टूटेगा ये पृथ्वी पर आकर के सेब गिर जाएगा। ठीक है, तो कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। पृथ्वी जो है इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगी और ये सेब नीचे आकर के गिर जाएगा। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है, यानी ये जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, ये इस पर सेब पर जो गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर लगा रही है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो F1 है, तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर बल का परिणाम F2 है। ये जो सेब है ये भी तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगाएगा विपरीत दिशा में, ये F2 है। तो F2 की तुलना में F1 बहुत अधिक होता है, गलत हो जाएगा। F1 की तुलना में F2 बहुत अधिक होता है, गलत हो जाएगा। F2 की तुलना में F1 केवल थोड़ा अधिक होता है, गलत हो जाएगा। F1 और F2 बराबर होते हैं, ये सही हो जाएगा, डी हमारा आंसर। क्योंकि पृथ्वी और सेब के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यानी कि F1 और F2 मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे और दिशा में विपरीत होंगे। ठीक है, दिशा में विपरीत होंगे। तो जितना बल पृथ्वी लगा रही है सेब के ऊपर उतना ही बल सेब भी पृथ्वी के ऊपर लगा रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में। मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्व बल अचानक शून्य हो जाता है तो चंद्रमा किस दिशा में गति करना आरंभ कर देगा यदि उसे अन्य प्रकाशीय पिंड प्रभावित ना करे? तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम ही इसलिए रहा है क्योंकि पृथ्वी
उस पर जो है गुरुत्व बल लगा रहा है। लेकिन पृथ्वी अगर गुरुत्व बल लगाना बंद कर दे तो क्या होगा? तो याद करो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था कि ये पत्थर मान लो ये पत्थर है, इसको ये लड़का जो है रस्सी से बांधकर घुमा रहा है, इस दिशा में घुमा रहा है। तो जब पत्थर यहां पर है तो इसके वेग की दिशा क्या है? तो हम लोग क्या करते थे, इस पर स्पर्श रेखा खींच देते थे। जब पत्थर यहां पर है तो वेग की दिशा क्या है? हम लोग इस पर स्पर्श रेखा खींच देते थे। अगर पत्थर मान लो यहां पर है तो वेग की दिशा, इस पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते थे। अगर पत्थर मान लो कि यहां पर है, इस समय वेग की दिशा ये है। अब क्या होगा, मान लो इस पॉइंट पे जैसे ही पत्थर इस पॉइंट पर आया, ये रस्सी जो है यहां से टूट गया, क्योंकि पत्थर जो है इस सर्कुलर पाथ पे तब तक ही घूम रहा था जब तक कि केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा था। और यहां पर रस्सी में तनाव बल जो है वही अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, mv² डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है। लेकिन अगर ये रस्सी टूट जाए तो भाई ये तनाव बल 0 हो जाएगा, यानी अभिकेंद्रीय बल 0 हो जाएगा। अभिकेंद्रीय बल जब रहेगा ही नहीं तो सर्कुलर पाथ पे ये पत्थर घूमेगा ही नहीं। तब ये पत्थर किस दिशा में जाएगा? तो देखो, जैसे ही ये रस्सी टूटती है, इस समय पत्थर के वेग की जो दिशा होती है उस दिशा में ये सर्कुलर स्ट्रेट लाइन में गति करेगा। फिर धीरे धीरे ग्रेविटी के कारण वो आकर के जमीन पे पत्थर गिर जाएगा। ठीक सेम फंडा हम लोग यहां पर लगाते हैं कि पृथ्वी है केंद्र में, है ना, पृथ्वी है केंद्र में, इसके चारों तरफ चंद्रमा जो है चक्कर लगा रहा है। वो चक्कर इसलिए लगा पा रहा है क्योंकि केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, और ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। m1 पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 चंद्रमा का द्रव्यमान, और r जो है पृथ्वी चंद्रमा के बीच की दूरी। लेकिन अगर ये पूरा मान ही 0 हो जाए तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने वाला कोई बल रहेगा नहीं। तब क्या होगा, जिस समय पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है, गुरुत्व बल जो है 0 होगा, उस समय चंद्रमा के वेग की जो दिशा होगी, चंद्रमा उस दिशा में जो है गति करना शुरू कर देगा। स्ट्रेट लाइन में उस डायरेक्शन में जो है गति करना शुरू कर देगा, उस दिशा में चला जाएगा, घूम नहीं पाएगा चंद्रमा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? ऐसा आपके मन में आ सकता है कि अगर चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? देखिए, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहां से त्वरण बराबर हो जाएगा क्या? बल बट्टे में द्रव्यमान। ये जो त्वरण उत्पन्न होता है ये बल पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन द्रव्यमान पर भी तो डिपेंड करता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है बहुत ज़्यादा है ना, पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो चंद्रमा में त्वरण उत्पन्न होता है वो बहुत ही कम होता है। त्वरण अगर कम उत्पन्न हुआ है तो क्या होगा कि वेग में परिवर्तन ज़्यादा नहीं होगा, मतलब वेग जो है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो इसी कारण से जो है जो पृथ्वी है चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। जैसे हम लोगों ने भी सेब वाला एग्जाम्पल देखा, मान लो पृथ्वी जो है 100 न्यूटन का बल लगाती है सेब के ऊपर, तो सेब नीचे आकर के गिरने लगता है। तो सेब भी जो है 100 न्यूटन का बल पृथ्वी पर ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा, लेकिन पृथ्वी तो ऊपर की ओर नहीं जाती है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। सेब का द्रव्यमान बहुत कम होता है, तो 100 न्यूटन काफ़ी है उसको एक्सलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए। लेकिन पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है तो वो 100 न्यूटन का बल जो है काफ़ी नहीं होता है कि पृथ्वी को त्वरित कर दे। हालांकि पृथ्वी में त्वरण उत्पन्न होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है तो त्वरण है, 0 नहीं है, लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से बहुत ज़्यादा है, ये सही हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा से बहुत ज़्यादा है। दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि एक पिंड हो जाएगा, यहाँ पर एक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। मान लीजिए ये एक पिंड है और ये एक पिंड है, इसका द्रव्यमान मान लो m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और बीच की जो दूरी है वो r है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल G m1 इंटू में m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर।
अब बोल ये रखा है यहाँ पर कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, एक पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, चाहे m1 m2 इन दोनों में से किसी को आप 2 गुना कर दो, तो क्या होगा, इस पूरे मान में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अगर आप m1 के स्थान पर 2m1 डालोगे तो इस पूरे मान में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, अब इसका द्रव्यमान मान लो m1 वाले को हमने 2m1 कर दिया, ये हमारा एज इट इज रहेगा, डिस्टेंस के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। तो अब ये जो f है ये चेंज हो जाएगा, मान लो इसको मैंने f डैश कह दिया, तो ये बराबर हो जाएगा कैपिटल G 2m1 इंटू में m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो f डैश है ये बराबर हो जाएगा, देख लो 2 गुने में G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ये जो पूरा मान है इसको ध्यान से देखो, तो ये बराबर f के है, तो f डैश जो है वो 2f हो जाएगा, यानी जो पहले बल लग रहा था ना उसका 2 गुना हो जाएगा। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इतना करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ऐसे यहाँ पर दिख जाएगा। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि पिंडों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो यहाँ से क्या है कि अगर हम दूरी को 2 गुनी कर दें, अगर हम इसको r को 2r कर दें तो नीचे में क्या हो जाएगा 1/4r स्क्वायर, या फिर क्या कर सकते हो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो f1/f2 इज इक्वल टू r2/r1। ध्यान दीजिएगा यहाँ f1/f2 है तो यहाँ पर r2/r1 है, क्योंकि उल्टा रिलेशन है ना। अब f1 को f कहा गया है, हमें f2 चाहिए। जो r1 है उसको मैंने यहाँ पर अगर r मान लिया, या फिर r1 को आप r1 ही रहने दो, तो ये r2 जो है ये कितना हो जाएगा 2 गुना कर दिया गया है ना यहाँ पर, तो 2r1 हो जाएगा। जो पहले था उसका डबल कर दिया गया है, इसका हम स्क्वायर चढ़ाएंगे, r1 से r1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f/f2 ये हो जाएगा 4, और यहाँ से जो f2 है ये f/4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो अगर आप बीच की दूरी डबल कर दोगे तो फोर्स पहले का 1/4 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा रिलेशन है, और सिर्फ उल्टा रिलेशन नहीं है, वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि पिंडों के बीच की दूरी 1/3 कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो अगर हम इस r को 3 टाइम्स कर दें, 3 गुना कर दें, तो ये जो फोर्स है वो पहले का क्या होगा 1/9 हो जाएगा, पहले का जो है 1/9 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा था, पिंडों के बीच की दूरी 1/3 कर दिया जाए। अच्छा माफ करिएगा, मैंने यहाँ पर दूरी को 3 टाइम्स कर दिया है, 3 टाइम्स, यहाँ पर 1/3 करना है ना, 1/3 करना है। यहाँ पर जो ये जो r है ना इसको 1/3 करना है, पहले का 1/3 कर देना है, पहले अगर r था तो बाद में r/3 कर देना है। तो अगर आप दूरी कम करोगे, दोनों पिंडों को पास में लेकर के आओगे तो बल का मान बढ़ेगा, और अगर आप पहले का 1/3 कर दोगे डिस्टेंस, तो ये जो है ये पहले का 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वाले रिलेशन पर बना सकते हो जो हम लोगों ने पिछला सवाल देखा था। सारे मान को जो है इस पर डालो और बनाओ। r1 के स्थान पर आप r1 ही रहने दो, r2 के स्थान पर r1/3 हो जाएगा। ठीक है, f1 के स्थान पर f हमें दिया हुआ है तो f2 निकाल कर देखना, ये 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 9f हो जाएगा। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो जो बल है वो समानुपाती होता है जो दोनों पिंड होते हैं उसके द्रव्यमान के। अगर हम इस दोनों का मान डबल कर दें, m1 को 2 m1 कर दे, m2 को 2 m2 कर दे, तो बल पहले का 4 गुना हो जाएगा, है ना, 2 गुने में 2 4 गुना हो जाएगा, तो 4f हो जाएगा। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिए जाए। अच्छा, द्रव्यमान को जो है, दोनों का द्रव्यमान जो है आधा कर दिया गया है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो
पिछला सवाल था उसके जैसा, ये समानुपाती होता है किसके, m1 गुने में m2 के। अब m1 m2 को आधा कर दिया गया है, पिछले वाले में क्या था, दोनों को डबल किया गया था, यहाँ पर आधा कर दिया जाएगा, इसको भी m1/2 और इसको भी m2/2, इसे m1/2 कर दिया जाएगा, इसे m2/2 कर दिया जाएगा, तो जो बल है वो पहले का 1/4 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। डिस्टेंस के साथ कोई छिड़कानी यहाँ पर नहीं किया गया है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, सी हमारा आंसर। पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो यहां पर हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है, समाप्त होता है।